नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली एक सीरीज ऑफ एक्ट है, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट, ASFPA, टाडा, पोर्ट। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी लॉज जो हैं वो बेसिकली सीरीज ऑफ लॉज हैं, लेकिन इन सब का एक ही ऑब्जेक्ट है, टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी। हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की अगर बात चल रही है तो सबसे पहले जहां पे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली बार जहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ था वो हुआ था एक केस लॉ में। और फर्स्ट टाइम जिस केस में इस क्वेश्चन को अराइज किया गया था वो था मोहम्मद इकबाल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे ये बोला गया कि इसका डेफिनेशन, एक डिफाइन और एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो देना पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता है कि क्या कंट्री को सिक्योरिटी की नीड है कि नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए पीस, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए इन लॉज को एक्सेप्शनल लॉज भी कहा जाता है, नेसेसरी लॉज भी कहा जाता है। सो टुडे वी विल सी कि क्या नीड थी इन सारे लॉज को लाने की, और साथ ही साथ अभी ऑन द करंट पोजीशन इनकी क्या पोजीशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पे एक और हमारे ड्राफ्टर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके सामने सिटीजन्स के राइट्स, उनके सेफगार्ड्स की बातें चल रही थी, वहीं उन्हीं राइट्स को कर्टेल किया जा रहा था इन्हीं सारे लॉज के थ्रू। तो सबसे पहला जो लॉ हम देखेंगे वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 से लेकर के 1969 तक ये एक्ट चला। At the time of World War, Britishers used the measure of preventive detention, जिसके थ्रू वो कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर लिया करते थे विदाउट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल। आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ इंडिया भी बहुत सारे इश्यूज को लेके परेशान हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस कर रही थी, कम्युनल वायलेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड बहुत सारे इश्यूज जो थे वो इंडिया के सामने आके खड़े हो गए थे। और इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमारा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बनाया गया। फिर पार्लियामेंट में बिल को प्रोड्यूस किया गया बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी जिसमें वो सो नहीं पाए, सिर्फ यही सोचते रह गए कि क्या इस बिल को प्रोड्यूस करना, इस एक्ट को इनैक्ट करना नेसेसरी है, ज़रूरी है क्या इस एक्ट को लाना। फिर फाइनली 26 फरवरी 1950 को ये एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया और ये 1969 तक चला। और इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के पास ये पावर आ चुकी थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को डिटेन कर सकते थे 1 साल के लिए, वो भी विदाउट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल। बेसिकली इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि जो भी पार्टीशन की वजह से जो भी इश्यूज होने हुए थे या फिर जो कम्युनल वायलेंस हुए थे, इन सारे चीज़ों को संभाल पाए और इन सारे चीज़ों से लोगों को सिक्योरिटी दे पाए। इसलिए बेसिकली यही मोटिव था इस एक्ट को इनैक्ट करने का। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट 18 से 20 साल तक जो भी नेशन के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, नेशन के अगेंस्ट में चीज़ें कर रहे थे, इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उन चीज़ों को संभालने के लिए पर्सन्स को डिटेन किया जाने लगा। 1 साल तक डिटेन कर सकते थे, वो भी विदाउट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल। और जो डिटेन्यू होता था उसके पास भी कोई भी राइट्स नहीं होते थे कि वो उस एक्शन के अगेंस्ट में किसी भी तरीके से वो कोर्ट जा सके। हाँ, एक रास्ता उनके पास होता था कि वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो कोर्ट में जा सके, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ही आया करते थे, लेकिन उसमें भी उतना कुछ खास रिलीफ उन लोगों को नहीं मिल पाता था। बिकॉज अंडर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्लियामेंट किसी तरीके का कोई लॉ बनाती है तो वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर्स एंड फॉलो द लॉज।
और इसी के अकॉर्डिंग अगर लॉज जो बने हैं, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो लॉ भी पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था, इसीलिए हम सबको ये जो लॉ है उसको फॉलो करना ही था और इसके अगेंस्ट में किसी तरीके का भी कोई भी क्वेश्चन अराइज करने का राइट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। अब स्टार्टिंग के जो 20 इयर्स थे उसमें मोस्ट ऑफ दी जो केसेस थे वो इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन से ही रिलेटेड थे। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एक्ट जो था वो टेम्पररी एक्ट था और अगर हम किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से अगर किसी एक्ट को लाते हैं तो उस इशू को कंप्लीट हो जाने के बाद हम उस एक्ट को रिपील कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज था कि हर 2-3 साल में इस लॉ को चेक किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। तो 1950 से लेकर 1969 तक ये लॉ चला, उसके बाद इस लॉ को रिपील कर दिया गया। अब ओल्ड प्रोडक्ट और न्यू पैकेजिंग कोई नई बात तो है नहीं, तो इस टाइम पे भी यही हुआ था। 2 साल बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई और उस टाइम पे 2 ही चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक थी इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी हुई वो, और दूसरा था मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 1977 तक चला। इसमें वही प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही क्वालिटीज डाले गए थे। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था जिन लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाया गया था उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया जो कि बहुत लंबे समय तक चला, पूरे 19 महीने के लिए, 19 मंथ्स के लिए इमरजेंसी जो है वो चली। और इसी इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज हो या नॉर्मल आम जनता हो, बहुत सारे लोगों को इसी एक्ट के थ्रू डिटेन कर दिया गया। बिना किसी ट्रायल कंडक्ट किए उन लोगों को 1 साल तक डिटेन किया जाने लगा। इस एक्ट को जो है मिसयूज भी किया जाने लगा। तो इसीलिए 1975 में इमरजेंसी के साथ साथ 2 और ऐसी चीज़ें थी जो कि उसके ख़त्म होने में आने लगी। पहली थी जनरल इलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी वो जनरल इलेक्शन से हटने लगी। और दूसरी चीज़ मीसा एक्ट को रिपील किया गया। लेकिन यहाँ पे बात तो फिर वहीं पे आ गई, किसी भी देश के लिए उसकी सिक्योरिटी जो है वो ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए 1980 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट फिर से वापस आई तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को वो लेकर आई, सिक्योरिटी फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस एक्ट में बेसिकली बहुत सारे लॉज एंड प्रोविजंस डाले गए। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट के पास ऐसे लॉज हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्शंस वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पे डिटेन्यू के पास एक चीज़ अवेलेबल थी, वो था एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो डाला गया था, जहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड का ये काम था ये देखना कि उस पर्सन को, उस डिटेन्यू को कितने महीने के लिए डिटेन किया जाना है और ये जो रिपोर्ट है विद इन 3 मंथ्स एडवाइजरी बोर्ड को दे देना है। डिटेंशन को लेके डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरीके के लॉज जो है वो टाइम पे आते रहे। इसी बीच में एक और एक्ट आया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1950 से लेकर के अब तक चल रहा है। ये बेसिकली नॉर्थन साइड के जो सिटीज़ थे वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस था उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़ में जो वायलेंस हो रहे थे, जो डिस्टर्बेंस थे, उन चीज़ों को कम करने के लिए बेसिकली इस एक्ट को लाया गया था। बेसिकली इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो आर्म्ड फोर्सेस को पावर डेलीगेट करना था ताकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके इन डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को पावर्स जो है वो डेलीगेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। अब जब एक्ट आया है तो इसके साथ डेफिनेटली कुछ राइट्स तो प्रोवाइड किए ही गए होंगे, तो इस एक्ट के थ्रू भी बहुत सारे राइट्स जो है प्रोवाइड किए गए, जहाँ पर भी इन लोगों को दिखा कि 4 से 5 लोग एक साथ गैदर होकर बैठे हुए हैं
और उनको वार्निंग देने के बाद भी वो वहाँ से डिस्पेंस नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो उन सारे लोगों को जेल में डाल सकते हैं, फायर कर सकते हैं बिना सर्च वारंट के, चाहे प्रॉपर्टी को हो या फिर उस पर्सन की खुद की हो, किसी भी तरीके का सर्च करने का पूरा राइट इनके पास आ जाता है। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। इस एक्ट को बेसिकली नागालैंड के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में नॉर्थ एरियाज में भी इसको अप्लाई किया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया या फिर पंजाब, जहाँ पे बहुत इन एरियाज में बहुत सारे वायलेंस होने लगे, जिसकी वजह से इसको भी डिस्टर्ब एरिया में काउंट किया जाने लगा और यहाँ पे भी ये एक्ट को अप्लाई किया जाने लगा। 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों के हाथों में दे दिया गया। अब इस एक्ट में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये एक रिफ्लेक्शन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और मीसा एक्ट, इन दोनों का रिफ्लेक्शन जो है हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है। एक्ट के थ्रू 12 मंथ के लिए किसी भी पर्सन को कन्फाइन किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर उसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें हाथ में लगता है तो इस पीरियड को क्या है इंक्रीज भी किया जा सकता है। और इस एक्ट के चलते अभी लॉकडाउन के टाइम पे अप्रैल मंथ में हमने इसका एग्जाम्पल देखा, जहां पे इंदौर में 4 लोगों को इसी एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। इस एक्ट के साथ ना तो किसी तरीके का कोई बेसिक राइट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो भी इस एक्ट के थ्रू अरेस्ट किए जाएंगे, ना तो उनको अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करने का राइट है और ना ही किसी तरीके का लीगल एड प्रोवाइड करने का किसी भी तरीके का राइट इस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। इनफैक्ट आज तक कितने लोग इस एक्ट के थ्रू अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों को कन्फाइन किया गया है, इसका एग्जैक्ट डेटा भी किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। कितने लोगों को किया गया है, ये एक पर्टिकुलर डेटा जो होता है वो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जो एक्ट आया वो था टाडा एक्ट, जो 1985 से लेकर के 1995 तक चला। बेसिकली इस एक्ट को टेररिज्म के लिए लाया गया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टेररिज्म का जो वर्ड है वो कहीं पर डिफाइन किया ही नहीं गया है। इस एक्ट को बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि पंजाब में जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, जो सेपरेट एक्टिविटीज़ हो रही थी या फिर कोई स्पेशल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ये एक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस के साथ आया था, इसीलिए इसका असर जो है, इसके असर की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी जैसे प्रोविजंस को भी ओवरराइड कर दिया गया था। इस एक्ट को प्रिवेल किया गया और सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इतने मेजर और सुप्रीम जो लॉज है उनको ओवरराइड किया गया। बेसिकली इस एक्ट को सुप्रीम रखा गया। टाडा एक्ट के थ्रू बहुत सारे नए प्रोविजंस को ऐड किए गए, जिसके थ्रू पुलिस की जो राइट्स थी, उसके जो पावर्स थे, उसको बहुत इंक्रीज किया गया और जो अरेस्टेड पर्सन्स के जो राइट्स थे, सेफगार्ड्स थे, उनको बहुत रिड्यूस कर दिया गया। इवन इस एक्ट के थ्रू अगर कोई पर्सन जो है वो पुलिस को किसी भी तरीके का एविडेंस देता है तो वो भी एडमिसिबल होगा कोर्ट में। जनरली एविडेंस एक्ट में हम ये देखते हैं कि अगर पुलिस के पास किसी भी तरीके का स्टेटमेंट या कोई भी एविडेंस, अगर वो अरेस्टेड पर्सन अगर किसी तरीके का एविडेंस देता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाता। लेकिन टाडा एक्ट में ये नहीं हुआ। टाडा एक्ट में ये बोला गया अगर कोई पर्सन जो है वो पुलिस को किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई एविडेंस दे रहा है या किसी तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल किया जाएगा, जिसकी वजह से टॉर्चर और एब्यूज के केसेस बहुत बढ़ने लगे। कुछ 70,000 या 80,000 के आसपास के लोगों को अरेस्ट किया गया या शायद उससे भी ज़्यादा अरेस्ट किए गए हो। इसी टाडा एक्ट के थ्रू ही तो संजय दत्त को भी अरेस्ट किया गया था। बट एट लास्ट 1995 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। अब 3 ऐसे एक्ट भी हुए थे जिनको हम कभी भी नहीं भुला सकते। पहला 24 दिसंबर 1999 काठमांडू हाईजैक,
जो कि काठमांडू से लेकर के न्यू दिल्ली तक चले। 9 नवंबर 2001 WTC अटैक, 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक। इन्हीं सारे अटैक्स के चलते प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक को लाया गया, जो 2001 से लेकर के 2004 तक चला। इस एक्ट के थ्रू पर्सन्स को 6 महीने तक के लिए डिटेन किया जा सकता था। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो थे इस एक्ट से मिसयूज भी करने लगे, बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे, जिसके चलते 2004 में इस एक्ट को पूरी तरीके से रिपेल कर दिया गया। वैसे तो अभी बहुत सारे और एक्ट्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ही आते हैं, जो इसी सीरीज़ का पार्ट है, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं उस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी बहुत ही जल्दी। सो आई होप कि आज ये सारी चीज़ें जान के आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and also click the bell icon. Thank you.